वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा तो वो रहेगा जो हमें न्यू पाठ्यक्रम लगा है, इसके अंतर्गत जो हिंदी उपन्यास है उस पर। ठीक है, तो उस वीडियोस पे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ बता दूं। जैसा कि आपको पता है, कल हमारा जो महा मैराथन होने वाली है हमारी, ठीक है, लगभग 7 घंटे की ये महा मैराथन है। ये देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ये HPPGT के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में जो HP सेट हो गया, HP सेट, इसके साथ साथ पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसके साथ साथ LT टेट, LT कमीशन, हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर ये मैराथन आपको महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आज ये आपको ये जानकारी देने के लिए आया हूँ कि जो आप लोग तैयार रहना। सुबह 10 बजे से ये शुरू हो जाएगी मैराथन, सुबह 10 बजे से, मॉर्निंग 10 से ये लगभग 5 बजे तक चलेगी। ठीक है, 10 से 5 बजे तक। इसमें आपको पहले ही जानकारी दे दूं, जितने भी ये जो वीडियो होगी, लगभग 1200 इसमें जो प्रश्न है, ये जितने भी हमने पहले आपके साथ प्रश्न डिस्कस किए थे, जो वीडियोस मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी, उसमें जितनी भी वीडियोस हमारे पास पहले से रिकॉर्डेड पड़ी थी, उनको मैंने कंपाइलेशन करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, कल जो आपको मिलेगा ये 10 बजे के आसपास और ख़त्म हो जाएगा लेक्चर जो है 7 घंटे का, तो 5 बजे के आसपास ये ख़त्म हो जाएगा। पूरी तैयारी से बैठिएगा। मैं कहता हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, चाहे बेशक नोट मत करना, जो प्रश्न आपको नहीं आते चाहे उन्हें ही नोट करना, बाकियों को नोट मत करना। अगर आपको देखना, प्रत्यक्ष तौर पे मैं कह सकता हूँ 30 प्रश्न तो इस वीडियो से आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। 30 प्रश्न, ठीक है, 30 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ध्यान से आप इसको देखना। अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना, खुद भी आप देखना। जितना शेयर करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि शेयर करोगे तो आपके मित्र को आपको उनको ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी उनसे ज़्यादा कैच करने की क्षमता है तो आप उनसे बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखना, और कोई डाउट रहते हैं तो बेझिझक संपर्क भी करना आप लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा लेक्चर है आज, तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है, HPPGT हिंदी में जो नया पाठ्यक्रम लगा है उसके अंतर्गत जो उपन्यास विधा है उसका हम आज अंतिम रिवीजन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये लेक्चर रहने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो जो महत्वपूर्ण यहाँ पर उपन्यासों से संबंधित चीज़ें रहेंगी वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले तो देखिए पात्रों के बारे में, आपको पात्रों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। पात्रों से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। ठीक है, साथ में ये भी आपको बताऊँगा कि जो उपन्यास है इसका मूल विषय क्या है, विषय की जानकारी भी आपको दे दूँगा। इसी के साथ उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, इस तरह की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो आपको मैं बता दूंगा। ये झलक रहेगी, क्या रहेगी, झलक। यहाँ पर आपको मैं झलक दिखलाऊंगा हर एक उपन्यास की। ऐसा नहीं करूँगा कि हर एक उपन्यास को विस्तृत तरीके से करवाऊंगा, जो जो मेरे आइडिया से मुझे लगता है महत्वपूर्ण रहेगा वो आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो शांतिपूर्वक इसको देखना। ठीक है, इधर उधर ध्यान मत करना, ये आपके लिए कुछ समय ही शेष रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ एक और चीज़ आप यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो देखिए, आपने आज देखा होगा कि सेट की जो आपके लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है, सेट के लिए, HP सेट। ठीक है, आप लोगों ने बहुतों ने सेट का फॉर्म फिल भी किया होगा। तो फिलहाल आप PGT की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात में सेट के लिए भी आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार करने वाला हूँ। बेहद महत्वपूर्ण होगी वो प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको सेट की परीक्षा, सेट हिंदी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी हेल्प उस सेट की परीक्षा से, सेट की प्रैक्टिस सेट से आपको मिलेगी परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए लेक्चर शुरू करते हैं अपना। तो पहले देखिए हम क्या देखेंगे, पहले गोदान उपन्यास। आप सभी को पता होगा गोदान उपन्यास किसका है, तो जो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का है। फिर देखिए आगे, जो गोदान उपन्यास है इसका जो समय कब इसे लिखा गया था, 1936 में। सीधा सीधा पूछा जाता है गोदान उपन्यास कब लिखा गया था, तो ये आपका 1936 ईस्वी में लिखा गया था। जो गोदान उपन्यास है यह 1936 में लिखा गया था। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास इसे माना जाता है। किसे हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है, गोदान को। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। क्या कहा गया है, जो गोदान उपन्यास है
इसमें मुंशी प्रेमचंद ने सिर्फ एक समस्या को नहीं उठाया है, यहाँ पर जो उस समय की हर एक भारतीय समस्या थी, भारतीय समाज की समस्या थी, उसको उठाया है। चाहे आप पूंजीवाद को लीजिए, चाहे आप दलित विमर्श को लीजिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना थी, स्त्री विमर्श हो गया, दलित विमर्श हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, हर एक चीज़ को यहाँ पर उठाया है उन्होंने, ग्रामीण जीवन को उठाया है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पर मिलती हैं। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी माना जाता है। किसका? जो गोदान उपन्यास है, इसे भारतीय जीवन का महाकाव्य भी माना जाता है। तो इसको भी आपने नोट करना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है। यह ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को आधार में रखकर लिखा गया एक महाकाव्य है या फिर महा उपन्यास है, इसका आप ध्यान रख सकते हो। फिर इसके जो देखिए मुख्य पात्र देखिए होरी धनिया, गोवर, सोना और रूपा, पंडित दातादीन, पंडित मातादीन, दुलारी सहुआइन, झुनिया, सीलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, राय साहब, डॉक्टर मेहता, मिस मालती, सरोज, मिस्टर खन्ना, गोविंदी, संपादक ओंकारनाथ। तो ये हो गया आपके जो गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र। हर एक को आप अवश्य ध्यान रखना, सीधे सीधे से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं जोर देकर कह रहा हूँ आपको। फिर देखिए इनकी क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं। जो होरी है ये गोदान उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, संपूर्ण उपन्यास इसके इर्द गिर्द घूमता है। किसके इर्द गिर्द? होरी के। जो होरी है ये उपन्यास में गरीब किसान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, किसका? गरीब किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं ये एक गरीब किसान भी है। जो होरी है इसकी एक इच्छा थी, हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है, उसी प्रकार से होरी की भी एक इच्छा थी कि वो अपने जीवन में अपने परिवार के लिए एक गाय पाले। ठीक है, किसी तरह से ये गाय का जुगाड़ कर भी लेता है, एक गाय का, परंतु इसके इर्द गिर्द इसके अपने ही इसके शत्रु बन जाते हैं और इसकी गाय को जहर खिला देते हैं, जिस कारण इसकी गाय की मृत्यु हो जाती है। इसकी गाय की मृत्यु होने के पश्चात ये नई गाय फिर कभी नहीं ले पाता है। इसकी एक इच्छा थी कि मरने से पहले फिर से एक गाय ले, परंतु नहीं ले पाता और इसकी इसी इच्छा की पूर्ति होने के, इसकी इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती, इसी इच्छा के साथ इसकी मृत्यु भी हो जाती है और यही इसका नाम रखा जाता है गोदान। ठीक है, गोदान क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो पंडित होता है वो कहता है कि अंतिम समय में उसे गौ का दान करिए, परंतु जो इसकी पत्नी होती है, होरी की पत्नी धनिया, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। जितने भी पैसे होते हैं धनिया कहती है कि पंडित जी आप इन्हीं पैसों को गोदान समझकर लीजिएगा, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर ये हो गया होरी। उसके पश्चात धनिया। जो धनिया है ये होरी की पत्नी है और जुझारू स्त्री पात्र भी है। ठीक है, पूछा जा सकता है गोदान उपन्यास में होरी की पत्नी का क्या नाम है, तो ये धनिया है। जो धनिया है कैसी है? ये जुझारू स्त्री है या जुझारू पात्र है। कई जगह देखिए जो होरी है दूसरों से दबकर चुप बैठ जाता है, परंतु जो धनिया है ये ऐसी नहीं है। इसको पता चलता है कि जब इसकी गाय को जहर देकर किसने मारा? हीरा के द्वारा मारा गया था। तो ये हो हल्ला कर देती है कि हे तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, शोर शराबा करने लग जाती है। कहीं पर गलत होता है तो उसका कड़ा विरोध करती है धनिया, परंतु होरी की ऐसी विशेषता नहीं है। वो दब्बू टाइप का है, वो सोचता है कि अंदर की बात अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरह की प्रवृत्ति होरी की होती है, परंतु धनिया इसके उलट है। फिर अगला जो पात्र है ये है गोवर। जो गोवर है इसका नाम गोवर्धन भी कहा जाता है और ये होरी का पुत्र है, होरी का पुत्र। तो जो होरी है, होरी का पुत्र है गोबर। जो गोबर है यह भी अपनी माँ की तरह प्रगतिशील सोच वाला बंदा होता है। कैसा? प्रगतिशील सोच होती है इसकी। ये भी दब्बू नहीं होता है। जहाँ पर इसे लगता है कि कड़ा विरोध करना चाहिए तो ये कड़ा विरोध भी करता है हर एक व्यक्ति का, खासकर सेठों का, अपने पिता का भी विरोध करता है। फिर सोना और रूपा। ये सोना और रूपा दोनों होरी और धनिया की पुत्रियाँ हैं, इनका भी ध्यान रखना है। पंडित दातादीन। जो पंडित दातादीन है ये महाजन है और जो पंडित मातादीन है ये दातादीन का पुत्र है। जो दातादीन है जब ये होरी मर गया होता है तो ये दातादीन कहता है किसे? धनिया को, कि इसकी अंतिम इच्छा थी गौदान, तो गौदान करिए, तब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। परंतु जो होरी का परिवार होता है ये समर्थ नहीं होता है कि ये गौदान कर पाए।
फिर आगे क्या है, दुलारी सहुआइन। दुलारी सहुआइन ये उस क्षेत्र में एक जो साहूकार नहीं होते हैं उसी तरह की एक प्रवृत्ति वाली स्त्री है जो लोगों को ब्याज में पैसे देती है और ब्याज उनका दुगना तिगना लेती है। एक बार अगर किसी ने पैसे इनसे ले लिए तो वो पैसे कभी ये चुका नहीं पाते। फिर पटेश्वरी लाल है, ये पटवारी है। जिंगूरी सिंह है, ये भी इसी उपन्यास का पात्र है। झुनिया, सीलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, सोवा। यहाँ से 2-3 पात्र आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। एक तो देखिए जो भोला है, जो भोला होता है इससे होरी गाय खरीदता है और जो भोला से। फिर जो हीरा होता है, हीरा ये होरी की गाय को जहर देता है, ठीक है। और जो सोबा है ये भी होरी का ही भाई है, इसका भी ध्यान रखना। राय साहब का नाम पूछा जाता है कई बार कि राय साहब का क्या नाम था गोदान उपन्यास में, तो ये अमरपाल सिंह राय साहब। और उनकी बेटी थी मीनाक्षी, इनकी बेटी का क्या नाम था, मीनाक्षी। डॉक्टर मेहता, जो डॉक्टर मेहता है ये उपन्यास में कई बार ये कहा जाता है कि जो गोदान उपन्यास में स्वयं मुंशी प्रेमचंद्र किसके चरित्र के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो ये मेहता, डॉक्टर मेहता के रूप में उपन्यास में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। और जो डॉक्टर मेहता होते हैं ये दर्शन शास्त्र के विद्वान एवं प्रोफेसर होते हैं। और जो मिस मालती यह भी डॉक्टर है और आधुनिक स्त्री और डॉक्टर का रोल इस उपन्यास में अदा करती है। इसके पश्चात है सरोज। जो सरोज है ये मालती की बहन है। मालती और डॉक्टर मेहता का आपस में कई तरह से डायरेक्ट तो नहीं दिखाया गया परंतु इन दोनों में प्रेम संबंध होता है। ये एक दोनों को चाहते हैं परंतु किसी कारणवश ये शादी नहीं कर पाते हैं। फिर है मिस्टर खन्ना। जो मिस्टर खन्ना है ये मिल मालिक और बैंकर है। पूछा जाता है गोदान उपन्यास में मिल मालिक कौन है, तो ये मिस्टर खन्ना है। फिर जो गोविंदी है, गोविंदी ये खन्ना की पत्नी एवं आदर्श भारतीय स्त्री है, ये भी ध्यान रखना। गोविंदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र हैं। फिर संपादक ओंकारनाथ, मिस्टर तनखा, मिर्ज़ा खुर्शीद, यह भी इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा हो जाता है पहला उपन्यास खत्म। कौन सा, गोदान उपन्यास। इसके पश्चात चलते हैं हम मेला आंचल की तरफ। ये हमारा दूसरा उपन्यास है। यहाँ से भी सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, मेला आंचल कब प्रकाशित किया गया था? ये लिखा गया था 1954 में। किसका है ये मेला आंचल? ये है आपका फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु का समय पूछा जा सकता है कब का है, 1921 में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का? अरीमा बिहार में। कहाँ पर? अरीमा बिहार में। मेलांचल का समय याद रखिए 1954 का। जो अपना ये है गोदान, इसका है 1936 और मेलांचल का 1954। क्रम याद रखना, पूछा जाएगा तो आप इस क्रम में लगा सकते हो। फिर आगे क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। उपन्यास को आंचलिक कहने तथा उसकी महत्ता की ओर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय सुप्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को प्राप्त है। ये पंक्ति तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा सा आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य में किसकी कारण आए थे। तो हिंदी साहित्य में जो आंचलिक उपन्यास के प्रेरणा माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जो मेलांचल है यह भी आंचलिक उपन्यास है। आगे है, इन्होंने अपने उपन्यासों में आंचलिक जीवन की हर धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। कैसी कोशिश की है? सफल कोशिश की है। उनकी भाषा शैली में एक चमत्कार है जो पाठकों को अपने साथ बांधकर रखता है। रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मेला आंचल से मिली उतनी अन्यत्र किसी कृति से नहीं मिली। पूछा जाएगा कि गोदान जो रेणु है ये किस कारण फेमस हुए थे? इनके आंचलिक उपन्यास मेला आंचल के कारण ये फेमस हुए थे। इस रचना के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति हो जाएगी। पूछा जा सकता है जो अपने रेणु जी हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इन्हें मेला आंचल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए थे इस रचना के कारण। आगे हम यहाँ पर देखेंगे जो प्रमुख पात्र होंगे उन्हें।
उपन्यास के प्रमुख पात्र। देखिए, डॉक्टर प्रशांत, कमली, विश्वनाथ मलिक जो कमली के पिता हैं, इसी के साथ 256 इस पात्र इस उपन्यास में हैं। मुख्य पात्र जैसे कि डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, बालदेव, दोहराव, लक्ष्मी, तहसीलदार विश्वनाथ, ये तो इस उपन्यास के मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। फिर हर एक व्यक्ति को देख लेते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर प्रशांत है, यह उपन्यास का नायक है। पूछा जा सकता है कि जो मैला अंचल में, हाँ, जो सीधे सीधे तो कभी ये चीज़ें नहीं बतलाएगी कि जो मैलांचल में उपन्यास का नायक कौन है। फिर भी जो हम अगर किसी को नायक मानेंगे, एक तो हम स्वयं मैलांचल को उसका नायक मानेंगे, परंतु साथ साथ में किसी और को भी तो नायक मानना पड़ता है। तो वो कौन होगा? डॉक्टर प्रशांत। यह एक युवा डॉक्टर है। कैसा डॉक्टर है? यह एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गाँव में अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर प्रशांत है, ये मैलांचल जो क्षेत्र है, वहाँ पर मैलांचल का जो क्षेत्र है, उपन्यास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्यों आया था? वहाँ पर जो देखिए कई बीमारियाँ उस समय फैली हुई थी। तो जो डॉक्टर प्रशांत है, ये एक युवा और एक जुझारू और जागरूक डॉक्टर होता है। और ये नहीं चाहता है कि वो शहरों में रहकर ही नौकरी करे। वो ये चाहता है कि इस डॉक्टर को कहीं ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पर वास्तविक तौर पर उसे लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह से जो डायरिया हो गया, कई अन्य बीमारियाँ हो गई, मलेरिया हो गया, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए वो गांव या पिछड़े क्षेत्र को चुनता है, वहाँ पर जाकर अपनी कर्मभूमि बनाता है। फिर कमली, जो कमली है, ये इस उपन्यास की कहानी की नायिका है, जो किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित है। किस बीमारी से? अज्ञात बीमारी से। और विश्वनाथ मलिक, जो कमली है, इसके पिता हैं, जो जमींदारी व्यवस्था के प्रतीक भी हैं। पूछा जा सकता है मैलांचल उपन्यास में जमींदारी व्यवस्था के प्रतीक कौन है? तो ये विश्वनाथ मलिक हैं, जो कमली के पिता भी हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मैलांचल उपन्यास में कुल कितने पात्र हैं? तो 256 पात्र हैं कुल। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, बालदेव, दोहराव, लक्ष्मी, तहसीलदार विश्वनाथ, ये अन्य महत्वपूर्ण पात्र होंगे। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर ये पंक्ति है, पूछी जा सकती है, ये पंक्ति प्रस्तुत किसने की है? इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्ति कही है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। फणीश्वरनाथ रेणु ने कहा था उपन्यास की भूमिका में कि जो ये उपन्यास है, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी यहाँ पर जो इसकी कथा है, ये भी आपको बता देता हूँ। मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है। इस कारण इसके कथ्य में प्राय सारी विशेषताएं मिलती हैं जो किसी आंचलिक उपन्यास में पाई जाती हैं। ठीक है, आंचलिक उपन्यास किसे कहा जाता है? जो क्षेत्र विषय, मान लीजिए ये है पूरा, ये जो क्षेत्र है ये है भारत का। ठीक है, भारत के अंतर्गत ये कुछ एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई उपन्यास लिखा जाएगा, या तो उसे कहा जाता है लोककृति या फिर आंचलिक उपन्यास। मतलब ये अंचल इसी क्षेत्र को वर्णित करता है, तो इसे आंचलिक रचना कहा जाता है या फिर आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्षेत्र विशेष के जो संस्कृति हर एक चीज़ का वर्णन करे, क्षेत्र का वर्णन करे, उसे लोक संस्कृति, लोक रचना या फिर आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। इन दोनों में अंतर है, परंतु आंचलिक कहा जाता है इसको जो क्षेत्र विशेष का होता है। तो इसका ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। इसके पश्चात जो अगला हमारा आएगा यहाँ पर, तो वो है तमस उपन्यास। कौन सा? तमस उपन्यास। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि जो तमस उपन्यास है ये किसका है? तो तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का।
अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि तमस उपन्यास कब लिखा गया, 1973 में लिखा गया। आपका तमस उपन्यास कब लिखा गया, 1973 में। फिर यह प्रश्न पूछा जाएगा जो भीष्म साहनी है, इनका जन्म कब हुआ था, 1915। दोनों को आपने याद रखना है, सीधे सीधे से प्रश्न पूछा जाएगा। तमस उपन्यास लिखा गया, तमस उपन्यास जो आया 1973 में, और जो भीष्म साहनी आए 1915 में। फिर देखिए हम ले चलते हैं आपको बाकी के उपन्यासों की तरफ भी कि गोदान कब लिखा गया, गोदान 1936 में लिखा गया, ठीक है। और जो मेलांचल कब लिखा गया, 1954 में। और जो तमस कब लिखा गया, 1973 में। तो ये क्रम आप याद रखिए, आपको महत्वपूर्ण होगा परीक्षा हेतु। फिर देखिए भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार हैं। जो भीष्म साहनी क्या है, प्रमुख उपन्यासकार हैं। ये हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा के एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं बल्कि बात की गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। ये साहित्य के माध्यम से ऐसे सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय मूल्य विद्यमान है। तो ये ध्यान रखना है। ये किस परंपरा के उपन्यासकार हैं, ये मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा के उपन्यासकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो ये उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, नत्थू, मुराद अली, बख्श जी, मेहता जी, मास्टर रामदास कश्मीरी लाल, जरनैल सिंह शंकर लाल, देसराज, रिचर्ड, लीजा, बानप्रस्थ जी, प्रधान जी, हयात बख्श, मौलादात, शाहनवाज, रघुनाथ। ये आगे है हरनाम सिंह बंतो, गुरुद्वारा सैयदपुर का जहां सिख हथियार इकट्ठा कर रहे थे, तेजा सिंह। तो ये हैं इस उपन्यास के प्रमुख पात्र। तो देख लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देख लेते हैं पहले कौन है, नत्थू है। जो नत्थू है यह निम्न वर्गीय पात्र है। नत्थू है इस उपन्यास का, आप इसको मेनन पात्र भी कह सकते हैं नत्थू को। ये उपन्यास का निम्न वर्गीय पात्र है। जाति से ये क्या है, जाति से ये चमार है। भोला व सीधा आदमी है, ये भोला और सीधा आदमी है। यहाँ पर देखिए किसी की भावना को आहत में नहीं करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें यहाँ पर वर्णित है उसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ उपन्यास की भावना से या रचना की भावना से इसको पढ़िएगा, अन्यथा कोई भी मत लेना। क्यों, अन्यथा लोगे तो आपको ही नुकसान है इसमें। देखिए जो नत्थू है इसी के इर्द गिर्द उपन्यास घूमता है, जो मैंने आपको बताया भी था। नत्थू है ये गरीब है। इसे उपन्यास में कैसे शुरुआत होती है, जो नत्थू होता है यह एक सुअर को मार रहा होता है। किसको, सुअर को मार रहा होता है नत्थू। इसे पैसे देता है मुराद अली इसे पैसे देता है कि जाओ और जाकर एक सुअर को मार दो, और इस सुअर को मारकर तुम्हें कहाँ पर फेंकना है, मस्जिद के बाहर। और जो मुराद अली है ये इस कारण ये जो वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे है उसे बढ़ाना चाहता है। कौन, मुराद अली। तो इसी घटना के साथ इस उपन्यास की शुरुआत होती है। नत्थू एक सुअर को मार रहा होता है और इसे कुछ 5 पैसे या कुछ 5 रुपए दिए जाते हैं कि तुम जाओ और इस सुअर को मार दो और मस्जिद के बाहर फेंक दो। इसी के प्रत्युत्तर में होता है जब नत्थू सुअर को मार देता है और मस्जिद के बाहर फेंकवा देता है, तो फिर जो मुसलमान होते हैं वह भी इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप एक गाय को मार देते हैं और मंदिर के बाहर फेंक देते हैं। ये जो घटना हो जाती है इस कारण हिंदू और मुस्लिमों में दंगे भड़क जाते हैं, वो एक दूसरे को काट मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे आगे आपको कहानी बता देता हूँ जो मिलते हैं मुझे तथ्य। फिर आगे क्या होता है, आगे होता है मुराद अली। पहला पात्र हो गया नत्थू, दूसरा मुराद अली। मुराद अली अंग्रेज़ों का दलाल है। पूछा जाएगा मुराद अली कैसा बंदा था, ये अंग्रेज़ों का दलाल था। खल चरित्र था, इसका था बुरा चरित्र था। सुअर षड्यंत्र का रचयिता कौन था, मुराद अली। अंत में रिलीफ कमेटी की बस में से लाउड स्पीकर पकड़कर शांति की अपील भी मुराद अली करता है। देखिए कैसे लोग होते हैं हमारे समाज में, खुद ही पहले बुरा कार्य करवाते हैं और बाद में भी खुद ही वो
ये कहना चाहते हैं कि हम तो शांति के पंडित हैं। आपने देखा ही होगा, इसको मैं बताने की ज़्यादा चेष्टा नहीं करूँगा। कुछ लोग खुद ही बुरा करते हैं और बाद में उसको उस दुख को रिलीफ करने के लिए कई कार्य करते हैं और करवाते हैं, ढोंग करते हैं, सीधा सीधा सा कहना चाहूँ तो। अगले पात्र हैं बख्श जी। जो बख्श जी हैं ये जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। इसका भी ध्यान रखना है, बख्श जी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। अगले जो पात्र हैं ये है मेहता जी। जो मेहता जी है ये जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। कौन? मेहता जी। मास्टर रामदास। जो मास्टर रामदास है ये कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कार्यकर्ता, कामचोर, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव, ये व्यक्तित्व था इनका, मास्टर रामदास का। ये विशेषताएं हैं इनकी, याद रखना पूछा जाएगा तो। जो कश्मीरी लाल है ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कश्मीरी लाल। फिर अगला जो पात्र है यहाँ पर तो यह है जर्नैल सिंह। जो जर्नैल सिंह हैं ये भी कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है। मानसिक स्थिति इसकी विक्षिप्त है, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है। कौन? जर्नैल सिंह। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तमस उपन्यास में है, तमस उपन्यास, इसमें किसकी कथनी करनी सेम होती है? कथनी करनी, किसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता, तो वो है आपका जर्नैल सिंह है। इसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता। फिर है शंकर लाल। शंकर लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेहता का ये विरोधी है। कौन है मेहता का विरोधी? शंकर लाल। फिर अगला जो पात्र है यहाँ पर देशराज। जो देशराज है ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, देशराज। रिचर्ड। जो रिचर्ड है यह भी जो तमस उपन्यास में सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले प्रमुख पात्रों में कौन कौन सा है? एक तो हो गया मुराद अली, दूसरा हो गया रिचर्ड। जो रिचर्ड है ये कहता है मुराद अली को कि सांप्रदायिक दंगे बढ़ाने हैं, और जो मुराद अली है ये पूरी गेम खेलता है आगे, ये हिंदुओं को भी भड़काता है और फिर मुसलमानों को भी ये भड़काता है। ठीक है, इस तरह से गेम आगे बढ़ती है। बता देता हूँ, जो रिचर्ड है ये एक अंग्रेज़ अफसर, शहर का ये डिप्टी कमिश्नर भी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तमस उपन्यास में रिचर्ड है इसकी अब उपाधि या पदवी किस तरह की है? तो ये शहर में एक डिप्टी कमिश्नर है और ढोंग करता है कि मैं यहाँ पर सांप्रदायिक दंगों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं करता ये चाहता है कि पूरा शहर, पूरा जो क्षेत्र है, सांप्रदायिकता के नाम पर जल मर मिटे, एक दूसरे को लोग काट मार खाएं। ठीक है, परंतु ये कुछ नहीं करता उनके लिए। परंतु जो उसकी पत्नी लीजा है, ये रिचर्ड की पत्नी थी, ये साफ दिल की होती है। पहले तो ये बोलती है कि रिचर्ड को तुम्हें इन दंगों को रोकना चाहिए, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, ये वो फलाना ढिमकाना। अच्छे नेक दिल है इसका लीजा का। परंतु जो रिचर्ड है ये तरह तरह के बहाने करना शुरू करता है। अभी सैनिक नहीं पहुँचे, ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं ये हमारे हाथ से बाहर निकल चुके हैं, हमें इनके बीच में नहीं घुसना चाहिए क्योंकि हमारा इनसे मैटर नहीं है, ये हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। इस तरह की कई बहाने करता है। परंतु एक दिन जो लीजा है इसको वास्तविकता का पता चल जाता है कि जो रिचर्ड है इसी ने ये सारा करा धरा किया है। ठीक है, इसी की ये करनी है, किसकी? रिचर्ड की करनी है। इसी के द्वारा ये सांप्रदायिक दंगे बढ़ाए गए, इनको बढ़ावा दिया गया है। आगे है वानप्रस्थ जी। ये धार्मिक सांप्रदायिक उन्मादक धर्मगुरु थे। फिर है प्रधान जी। ये जो प्रधान जी है इनका नाम है लाला लक्ष्मी नारायण, शहर का बड़ा व्यापारी है, वानप्रस्थ जी का चेला है। कौन? प्रधान जी। फिर आगे देखिए हयात बख्श। जो हयात बख्श है ये मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता था। कौन? हयात बख्श ये मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता था। मौलादाद। जो मौलादाद है ये मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता था ये भी। फिर जो शहनवाज है ये शहर का रईस मुसलमान नेताओं हुक्मरानों में इसका उठना बैठना था, युवा था, प्रियदर्शी है। यह लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ड्यूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है, पर एक बार इसके भीतर भी धार्मिक उन्माद भभक उठता है, तो ये भी ध्यान रखिए। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, उन्हीं में से शहनवाज भी था। रघुनाथ। जो रघुनाथ है ये शहनवाज का दोस्त है, इसके परिवार को भी शहनवाज ने सुरक्षित ठिकाना दिया था, इसका भी ध्यान रखिए।
उपन्यास में कौन है जो मुस्लिम होकर भी हिंदुओं की मदद कर रहा है, तो वो शहनवाज है। परंतु कई हिंदू भी ऐसे थे जो मुस्लिमों की मदद कर रहे थे। फिर हरनाम सिंह हैं। जो हरनाम सिंह हैं ये भी उपन्यास में महत्वपूर्ण पात्र है। पूछा जाता है कई बार कि हरनाम सिंह और बंतो किसके पात्र हैं, किस उपन्यास के, तो ये तमस उपन्यास के पात्र हैं। जो हरनाम सिंह है यह ढोक इलाही बख्श गांव का वयोवृद्ध चाय वाला सिख है, अर्थात ये अपने इलाके ढोक इलाही बख्श गांव में चाय बेचता था। साथ में इसकी पत्नी बंतो भी इसके साथ कार्य करती। दोनों बुजुर्ग होते हैं और जब सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए जाते हैं। आगे एक पात्र मैं बताऊंगा जो इनकी मदद भी करती है। गुरुद्वारा सैयदपुर का, जहां सिख हथियार इकट्ठा कर रहे थे। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि तमस उपन्यास में किस गुरुद्वारे में सिख हथियार इकट्ठा कर रहे थे, तो ये गुरुद्वारा सैयदपुर था। तेजा सिंह, जो तेजा सिंह हैं ये गांव ढोक मुरीदपुर के मुखिया संगत व सिख सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तेजा सिंह, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर है मीरादाद। जो मीरादाद है, मीरादाद ये कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता ये सोहन सिंह का मित्र है। ये दूसरी तरफ मुसलमानों को समझा रहा होता है। देवदत्त का ये साथी है। जो राजो है ये करती है बंतो और हरनाम सिंह की मदद, अपने घर में सुरक्षित रखती है इन्हें। राजो ढोक मुरीदपुर की नेक दिल मुस्लिम स्त्री है जो हरनाम सिंह व बंतो को एक दिन के लिए अपने घर में सकुशल रखती है। और जब इसके बच्चे को पता चलता है, इसके पुत्र को पता चलता है, तो वो इन्हें मारने के लिए आता भी है, परंतु उनसे भी ये उनकी सुरक्षा कर लेती है। अल्लाह रखा, यह अपने गांव में ही एक हिंदू ब्राह्मण लड़की प्रकाशों पर अनुरक्त था, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाता है। बाद में प्रकाशों की स्वीकृति होने पर उसके साथ रहने भी लगता है। अल्लाह रखा, इसका भी ध्यान रखिए। प्रकाशों, बलवे के दौरान अर्थात सांप्रदायिक झगड़े के समय, विभाजन के समय, बलवे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकी हुई युवा ब्राह्मणी, जिसे उसके गांव का ही अल्लाह रखा अपहरित कर लेता है। बाद में यह जानकर कि अल्लाह रखा दिल का साफ है और उससे प्यार करता है, वह अपना अतीत भुलाकर नया जीवन जीने के लिए आतुर हो जाती है या फिर अपना नया जीवन शुरू करती है। प्रकाशो, इसका भी ध्यान रखना आप। फिर क्या है आगे, नत्थू। जो नत्थू है इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। जाति से ये चमार था, उपन्यास का अज्ञानी व डरपोक पात्र था जो लालच में सूर को मारने का काम करता है। मुराद अली, यह एक लोभी व्यक्ति है, चालाक है, षड्यंत्रकारी है, पर्दे के पीछे रहकर समुदाय को भड़काने वाला मुस्लिम चरित्र है। उपन्यास की सांप्रदायिकता के मूल में मुराद अली ही है। इसके अतिरिक्त अन्य हिंदू मुस्लिम कई सिख पात्र भी इस उपन्यास में हैं। अगला जो उपन्यास यहाँ पर आ जाता है तो वो आता है आपका शेखर एक जीवनी। चौथा उपन्यास है ये शेखर एक जीवनी। पूछा जाएगा डायरेक्ट प्रश्न, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। किसका? अज्ञेय का उपन्यास है। फिर देखिए जो शेखर एक जीवनी है ये 2 भागों में या फिर 2 खंडों में विभाजित है। एक तो जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमें लगा है सिलेबस में वो है शेखर एक जीवनी भाग 1। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि पीजीटी में कौन सा भाग लगा है शेखर एक जीवनी का? भाग 1 लगा है हमें यहाँ पर। फिर दूसरा ये प्रश्न होगा कि शेखर एक जीवनी का क्या प्रकाशन वर्ष है? 1941। 1941 में इसे लिखा गया था, इसका भी ध्यान रखना है आपने। फिर आगे है इसकी जो मुख्य कथा है, शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञेय की जीवनी मानते हैं। अज्ञेय स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में? मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, परंतु साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है।
शेखर एक जीवनी ऐसा व्यक्ति है शेखर एक ऐसा व्यक्ति है शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है। ये किसी और की बातें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, परंतु ये स्वयं चाहता है कि हर एक द्वंद्व से वो बाहर निकले। परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को वो अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। कैसा? स्व की खोज का प्रतीक है शेखर। शेखर जागरूक है, स्वतंत्र है और स्पष्टवादी है। अपने समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा शेखर प्रस्तुत करता है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव, उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ पर पूछा जा सकता है शेखर एक जीवनी कितने खंडों में है, तो ये 4 खंडों में है। पहला खंड है उषा और ईश्वर। उषा और ईश्वर। दूसरा है यहाँ पर उषा और ईश्वर। दूसरा है बीज और अंकुर। चल भाई, बीज और अंकुर। तीसरा है प्रकृति और पुरुष। चौथा है पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांति की भावना है, विद्रोही चेतना का रूप है, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूछा जाता है सीधा सीधा कि जो शेखर एक जीवनी है इसे किस शैली में लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है पूर्व दीप्ति शैली में, अर्थात फ्लैशबैक पद्धति में। फ्लैशबैक क्या चीज़ होती है? मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई एक चोर है, ठीक है, चोर है, उसे फांसी की सज़ा दी जा रही है। जब वो उसे फांसी दी जा रही होती है किसी चोर को, तो उसी समय उसे याद आता है किस तरह से उसने शुरुआत में एक छोटी सी चोरी की थी, उसके बाद उसने बड़ी बड़ी चोरियाँ शुरू करनी शुरू कर दी। उसके पश्चात उसे लगता है कि अगर उसने ये चोरियाँ नहीं की होती तो आज इसे ये फांसी पर चढ़ना नहीं पड़ता। इस तरह की जो हमें हमारी पुरानी यादें आती हैं उसे कहते हैं फ्लैशबैक पद्धति। इस उपन्यास पर रोमारोला के ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव झलकित है। पूछा जाता है कि जो शेखर एक जीवनी है उस पर किसका प्रभाव है? रोमारोला के ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव झलकित होता है। फिर शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्र आपको दिखा देता हूँ। शेखर, शशि, शेखर की माँ सरस्वती, शारदा, शांति, ये उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इनकी विशेषताएं भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। शेखर ये कथा का नायक है। शेखर कथा का नायक है। विद्रोही स्वभाव का है शेखर। शशि शेखर की ममेरी बहन है। जो शशि है ये शेखर की ममेरी बहन है। उपन्यास की नायिका भी है ये शशि। शेखर की माँ सरस्वती, जो सरस्वती है ये शेखर की बहन है। शेखर की प्रेरक मूर्ति है और गुरु भी है ये। शारदा शेखर के प्रति आकर्षित है। शांति ये 18 से 19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। तपेदिक मतलब टीबी से पीड़ित लड़की है शांति, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला उपन्यास है यहाँ पर हमारा आपका बंटी उपन्यास। कौन सा है? आपका बंटी उपन्यास। पूछा जाएगा आपका बंटी उपन्यास किसका है? मनु भंडारी का है। आपका बंटी उपन्यास किसका है? मनु भंडारी का है आपका बंटी उपन्यास। इसका आपने ध्यान रखना है। जो आपका बंटी उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1975 का है इसका प्रकाशन वर्ष। सबसे अंतिम उपन्यास हमारा आपका बंटी ही होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन होगा? गोदान। 1936 का गोदान हो जाएगा। तिथियां आपको याद हैं कि नहीं? तिथियां याद रखनी है जोर देकर कह रहा हूँ मैं, पूछी जाती हैं। गोदान 1936। फिर आपका आ गया शेखर एक जीवनी 1941। फिर आपका कौन सा आ गया? फिर आपका आ गया यहाँ पर मेलांचल 1954। मेलांचल के बाद कौन सा आ गया आपका? एक उपन्यास को मैं भूल गया। फिर 1975 में आपका आ गया यहाँ पर आपका बंटी। 1975 में आपका बंटी और तमस 1973 में तमस आ गया। ये क्रम आपको याद रखना है सारा का सारा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे ना। अगर ये प्रश्न आया होगा फिर आपको आएगी मेरी याद, फिर बोलेंगे आप कि भाई सर कहते थे इनको याद रखना है, ठीक है। आपको कई प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, फिर आप बोलना आए थे क्या नहीं प्रश्न। परीक्षा देने के पश्चात आप सभी ने अच्छे कमेंट करने हैं। अच्छे क्या बुरे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। देखिए एग्ज़ाम विवेचना के साथ आप जुड़े हैं। परीक्षा देने के पश्चात आपकी
क्या आपको हमारे साथ जुड़ने के पश्चात कुछ लाभ मिला या नहीं मिला, अवश्य बताना। ठीक है, जब आप लोगों के साथ में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा उसके पश्चात बताना हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कुछ लाभ मिला था या नहीं। ठीक है, मुझे तो लगता है कि आप सभी को लाभ मिला होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। जो आपका बंटी है 1971 का, ये है 1975 का है ये। इसमें देखिए मनु भंडारी का पूछा जाएगा। 1931 में मनु भंडारी का जन्म हुआ था। नई कहानी को प्रतिष्ठित करने में जिन कहानी लेखकों का प्रमुख योगदान रहा है उनमें मनु भंडारी का नाम अग्रणी है। वे सदा से ही अपनी नारी अस्तित्व के पारिवारिक और सामाजिक पक्ष के प्रति पूर्ण सजग रही हैं। आधुनिक हिंदी लेखिकाओं में मनु भंडारी का स्थान महत्वपूर्ण है। आपका बंटी स्वतंत्र रूप से लिखा गया उनका पहला उपन्यास है। ये इनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है जो स्वतंत्र तरीके से लिखा गया है। कैसे स्वतंत्र, देखिए जो मनु भंडारी है इनके पति का क्या नाम है, इनके पति का नाम था राजेंद्र यादव, इनके पति का नाम है। इन दोनों के द्वारा जो पहले ये दोनों मिलकर रचनाएं करते थे, जैसे कि एक इंच मुस्कान जो है ये इन दोनों के द्वारा इकट्ठे लिखा गया था उपन्यास। तो कुछ विवाद इनके बीच में हो गया था, फिर ये अलग अलग से उपन्यास लिखने शुरू कर देते हैं। जैसे कि जो आपका बंटी है इन्होंने स्वतंत्र तरीके से पहला उपन्यास लिखा था, इनका अपना उपन्यास था ये। जो आपका बंटी है ये कैसा है, बाल मनोविज्ञान की गहरी समझबूझ के लिए चर्चित है। प्रशंसित इस उपन्यास का हर एक पृष्ठ ही मर्मस्पर्शी और विचारोत्तेजक है। हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी कालजयी प्रतिष्ठित उपन्यास है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आगे चलते हैं हम, आगे क्या है, उपन्यास के प्रमुख पात्र। उपन्यास के प्रमुख पात्र में है बंटी, शकुन, अजय, वकील चाचा, आगे कौन है, फूफी, बंसीलाल। फिर ये दोबारा से रिपीट हो गया, और पात्र भी होंगे इसके, कहाँ गए, हाँ, बंटी, शकुन, अजय, मीरा, डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, टीटू, अमी और जोत, ये हैं इस उपन्यास के प्रमुख पात्र। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बेहतर से बेहतर मैटर इकट्ठा करके लाया हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। जो अमी या बाद में करेंगे डिस्कस, अब ऊपर चलते हैं। बंटी, जो बंटी है ये उपन्यास का प्रमुख बाल पात्र है। कैसा बाल पात्र है, जो शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता पिता का पुत्र है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। अधिक पढ़ा लिखा होना भी परिवार को संगठित नहीं करता। बहुत बार ये चीज़ें मैंने देखी हैं, सच हैं या झूठ हैं आप इस उपन्यास को पढ़कर जान सकते हो। अधिक पढ़ा लिखा होना भी परिवार को जोड़कर रखने में अक्षम हो जाते हैं। देखिए, जो शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता पिता का पुत्र है, बंटी की स्थिति दयनीय है। पूछा जाएगा आपका बंटी उपन्यास में बंटी की स्थिति कैसी है, दयनीय है, क्योंकि उसे माता पिता के होते हुए भी अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है। क्यों अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है बंटी को, क्योंकि जो उसके पिता है अजय और उसकी माता है शकुन, ये इन दोनों में आपस में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि जो शकुन है यह भी कॉलेज की प्रिंसिपल है और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ललायित है। उसी प्रकार से जो अजय है यह भी पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी करता है, यह भी एक स्वतंत्र और मस्तमौला जीवन जीने के लिए आशा रखता है। दोनों इस तरह की अगर जीवन जीने की आशा रखेंगे तो फिर इनके बच्चे का क्या होगा, इनका जो दाम्पत्य जीवन है ये कैसे चल पाएगा। अगर आप शादी करते हैं उसके पश्चात एक दाम्पत्य जीवन में आप बन जाते हैं, फिर ऐसा नहीं होता है कि आप फलाने दोस्त के साथ घूम रहे हैं, फलानी लड़की के साथ घूम रहे हैं और पार्टियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। शादी करने के पश्चात आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है।
आपके परिवार की जिम्मेदारी आती है। आपको फिर एक दायरे में रहकर कुछ भी कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो चाहे वो करें, परंतु जो यहाँ पर बताया गया है आपके बंटी उपन्यास में, इसमें दोनों एक तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, परंतु ये नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि इनका बेटा होता है बंटी, वो इन दोनों के ऐशो आराम में पिस रहा होता है। जब ये दोनों अपनी मनमर्जी करते हैं तो दोनों के बीच में तन भी जाती है और ये दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं और तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है और अंत में तलाक भी ले लेते हैं। और जिस कारण बंटी को अनाथ आलय में या फिर जो हॉस्टल की जो बच्चे होते हैं वहाँ पर जाकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसके दोनों माँ बाप जिंदा होते हैं, फिर भी उसे ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है। फिर आगे देखिए, आगे हम एक एक पात्र को देख लेते हैं। मैं कई बार बहुत ज़्यादा घुस जाता हूँ किसी चीज़ में। शकुन कॉलेज की प्रिंसिपल है तथा बंटी की माँ है, जो आधुनिक तथा स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। अहम भाव के कारण अजय शकुन एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। तलाक किस कारण देते हैं ये एक दूसरे को त्याग? अहम भाव के कारण। अजय है ये शकुन का पति है। अजय शकुन का पति है। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ये भी है। इस कलर को रखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। पिंक ही रखते हैं, पिंक दिखाई देगा। अजय शकुन का पति है तथा बंटी का पिता है अजय, जो अहम भावना से ग्रसित है, जिसके कारण वह शकुन को तलाक दे देता है। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, सिर्फ अजय की ही गलती नहीं होती इसमें। अगर आप पूरा उपन्यास पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि शकुन भी अहम भाव से ग्रसित थी। वो भी एक स्वतंत्र और दायरे से बाहर का जीवन जीने की इच्छुक थी। इस कारण ये दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। वकील चाचा है, ये शकुन व अजय का वकील है, जो समय समय पर उन्हें हिदायत या सलाह देता है कि तुम दोनों को तलाक नहीं लेना है, इकट्ठे रहा करो। दोनों का पैचअप भी करवाने की कोशिश करता है, परंतु दोनों का रिश्ता कैसा हो जाता है? तेल और पानी की तरह। कभी तेल और पानी एक साथ रह सकते हैं? नहीं, ठीक है, एक दूसरे से ये नफरत करते हैं। फिर है फूफी। जो फूफी है ये शकुन की सेविका है तथा संरक्षिका है। जो फूफी है ये शकुन की क्या है? सेविका भी है और संरक्षिका भी है, जो शकुन की अत्यंत विश्वास पात्र भी है, जो अजय से घृणा करती है। कौन करती है घृणा? फूफी। वह ना तो अजय के दूसरे विवाह से खुश है और ना ही शकुन के पुनर्विवाह को समर्थन देती है। देखिए, ये महत्वपूर्ण पात्र हो सकती है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन वो पात्र है जो अजय से घृणा करती है, शकुन की सेविका और संरक्षिका है, जो अजय से घृणा तो करती है, परंतु उसके दूसरे विवाह से भी खुश नहीं है। हाँ, दूसरे विवाह से ये खुश नहीं है, ना तो अजय के और ना ही शकुन के। ये एक ऐसी पात्र है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए डॉक्टर जोशी। यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। जो अजय है, अजय किससे दूसरी शादी करता है? अजय अपनी दूसरी शादी करता है मीरा के साथ करता है। और जो शकुन है, ये किसके साथ अपना दूसरा विवाह करती है? डॉक्टर जोशी के साथ ये अपना दूसरा विवाह कर लेती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जोशी, मीरा, अमी, ज्योति या जोत, ये जो जब बंटी अपनी माता के पास रहना शुरू कर देता है तो ना तो कभी वो डॉक्टर जोशी को अपना पिता स्वीकार कर पाता है, ना कभी अजय के पास जब रहता है तो ना तो मीरा को अपनी माँ स्वीकार करता है, ना ही अमी और जोत को अपना भाई बहन स्वीकार करता। फिर माली, चपड़ासी, बंसीलाल आदि भी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, जो इसकी कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर एक दूसरी PDF है, इसका भी आपके समक्ष पेज लाया हूँ। यह मनु भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कौन? आपका बंटी। यह 16 भागों में विभक्त है। ये कितने भागों में विभक्त है आपका बंटी? 16 भागों में है। इसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है।
कई जगह इसका 1970 दिया गया है, कई जगह इसका 71 भी दिया गया है, कई जगह 1975 भी दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे लगती है। आपको क्या करना चाहिए, हाँ ये तिथि आप मान लीजिए, 75 को चलो स्किप कर देते हैं। अगर कहीं आपको 1970 दिया जाएगा या फिर 1971 दिया जाएगा, वो वास्तविक होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको सर्च भी करूँगा, फिर आपको कमेंट में बता दूंगा। 1970 या 71 कभी आपको दिखे आपके बंटी का, तो आप इसको टिक कर लेना। सबसे अंतिम उपन्यास हमारा कौन सा होगा इन पाँचों में, तो वो हो जाएगा तमस, 1973 के आसपास का जो है, 1973 के आसपास का जो है। ठीक है, फिर इसकी कथा तो हमने पूरी पढ़ ली है पहले से ही। चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं, कुछ नए तथ्य मिलें तो आनंद आ जाएगा। 16 भागों में ये विभक्त है। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा पता चलता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर पूछा जाएगा कि बंटी को ये कहाँ से पता चलता है कि उसके माता पिता का तलाक हुआ है, तो उसके दोस्त टीटू के द्वारा से ये पता चलता है। शकुन और अजय एक विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके पुत्र बंटी पर पड़ता है। शकुन और अजय के विफल विवाह का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त है। अर्थात ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने माता पिता के कारण एक ऐसे जीवन जीने को विवश है जहाँ पर उन्हें अनाथ होने का अनुभव होता है। कैसा अनाथ होने का अनुभव होता है। फिर इसके पात्र दोबारा से देखिए। बंटी केंद्रीय पात्र है, शकुन और अजय का बेटा है। शकुन बंटी की माँ है, अजय बंटी का पिता है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। मीरा डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं। वकील चाचा टीटू बंटी का दोस्त है। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा है। जोत डॉक्टर जोशी की बेटी है। और प्रमीला भी इस उपन्यास की पात्र है। तो ये है इसकी कथा। और भी आगे यहाँ पर प्रमीला, ये जो प्रमीला पूछा जाएगा आपसे, प्रमीला कौन थी, ये जोशी की मृत पत्नी, इंपॉर्टेंट है ये पात्र भी। चीनू मीरा का बेटा है। चीनू मीरा का बेटा। फूफी शकुन की घर की नौकरानी। कुन्नी शर्मा साहब की लड़की है कुन्नी। ठीक है, तो ये है पूरा जो आज का हमारा लेक्चर था आपके समक्ष। मुझे लगता है ये आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपको प्रश्न ही पढ़ने हैं, आपको इस तरह के जो तथ्य मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। वैसे तो मैं चाह रहा हूँ आपके लिए MCQ लाऊं, परंतु MCQ मुझे लगते हैं उतने महत्वपूर्ण इस समय आपके लिए नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं उन्होंने सिलेबस अभी तक पूरा कवर नहीं किया है। जब तक आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है तो आपको MCQ किस तरह से फ़ायदेमंद होंगे। MCQ मुझे लगता है नहीं आपको ये फ़ायदेमंद होंगे ना। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं जल्द आप लोगों के लिए हर एक ये जो हमें नया पाठ्यक्रम लगा है इससे संबंधित आपको क्वेश्चन लाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के कमेंट पर निर्भर करेगा। अगर अच्छे कमेंट मिलते हैं, लगभग 50 के आसपास मुझे कमेंट मिलते हैं कि आपको जो नए पाठ्यक्रम पर MCQ चाहिए। ठीक है, ऐसा करूँगा, अगर कमेंट मिलते हैं ना, 1 या 2 पार्ट बनाऊँगा मैं सारे के सारे का। चाहे आपकी नई कविता होगी, चाहे आपके नए उपन्यास होगी, चाहे आपकी नई कहानी होगी, चाहे आपकी जीवनी हुई, कुछ भी क्यों ना हो, उनके लिए मैं 2 लेक्चर तैयार करूँगा MCQ बेस्ड। ये जो लेक्चर होंगे 1-2 घंटे के होंगे। ठीक है, लॉन्ग लेक्चर। तो आप बताइएगा क्या करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसा करूँगा, मैं लाइव भी आ जाऊँगा। ठीक है, समय भी आपको बता दूंगा कब कैसे लाइव आना है इन चीज़ों के लिए, नए पाठ्यक्रम के लिए। ये सब रहेगा आपके कमेंट पर आधारित रहेगा, क्या आपका रिस्पांस रहेगा। जो टारगेट मैंने बताया, अगर आप लोग 50+ कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। 50+ होनी चाहिए, परंतु ठीक है ना, काउंट करूंगा मैं उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए, आगे जाने से पहले आपको फिर से बता देता हूँ, अंतिम समय है आपके पास, लगभग 1 हफ्ता बचा हुआ इस समय, 1 वीक आपके पास है। ठीक है, 1 वीक है, ये क्यों बार बार नीचे आता है। 1 वीक आपके पास अभी बचा हुआ है। आपको क्या करना है, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए, प्रैक्टिस सेट। और
P/Q को देखते रहिए, P/Q। अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, ना ही P/Q है, तो हमारी टीम के द्वारा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं, बहुत ही कम चार्जेस रखे गए हैं इन चीज़ों के लिए। अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है, अभी भी लेना चाहता है तो ले सकता है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क करिएगा। तो जो भी आपकी क्वेरी रहेगी इन चीज़ों से संबंधित, तो मैं आपको बेझिझक बता दूंगा। जो प्रैक्टिस सेट है ये उत्तम श्रेणी के हैं। इसमें देखिए, पहले तो आपसे 70 जो हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। कितने? 10। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 70 क्वेश्चन कलेक्टेड मिलते हैं। जो 70 क्वेश्चन लगाते हो उसके पश्चात आपको आंसर की मिलेगी। आंसर की के पश्चात आपको व्याख्यात्मक उत्तर भी दिए गए हैं। क्यों, किस लिए ये प्रश्न गलत हुआ, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, मेरी अगर राय लोगे तो आप। ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा इनसे। ठीक है ना। पूरे जो हमारा सिलेबस है, जिसमें हमें 1 से 4 यूनिट लगी है ना, चारों यूनिटों को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो आपको ये लेने चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और P/Q भी आपको इस समय देखना ज़रूरी होता है। क्यों? अगर P/Q को देखोगे आप, तो यहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा 5 सालों के P/Q उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ में अन्य जो परीक्षाएं हैं, सेट नेट जो भी होती हैं, उनके क्वेश्चन पेपर भी इसके साथ कलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं पर आधारित। तो इन चीज़ों को आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। तो जल्द से जल्द इन चीज़ों को अगर आप लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नहीं, अगर आपके पास ये चीज़ें पड़ी हैं तो अपनी ही सेल्फ प्रैक्टिस आप करते रहो, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी आप जुड़िएगा। ठीक है, वहाँ पर अभी आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड कर देता हूँ। ये जो PDF है ये आपको व्हाट्सएप में भी कर दूंगा, पेड मेंबर को व्हाट्सएप में कर दूंगा, बाकी जो फ्री मेंबर्स हैं उनके लिए टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।